और पहले प्रार्थना से शुरू कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। ये कौन कराएंगे प्रार्थना? आ जाइए सामने, कैमरा ऑन करके। कौन कराएंगे? रेणु यादव जी। रेणु जी आप कराइए, कैमरा ऑन करके आइए और प्रार्थना कराओ। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। आपके दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण। ओम, 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 ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, अपनी आंखों पर लगाएंगे और अपनी आंखों को, पलकों को झपकाते हुए धीरे धीरे से खोलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू रेणु जी। थैंक यू मैम। तो अच्छा, मैं अब आपको ये समझाती हूँ कि इसका मतलब, इसमें मीनिंग क्यों आएगा इसका आंसर। तो देखिए, सबसे पहली बात, जो उसमें और सारे वर्ड्स दिए गए हैं वो क्या है? आइडियाज, वर्ड, वर्ड, और तीसरा क्या है? कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये जो तीनों चीज है, ये ये एक एक करके नहीं आ सकती। मतलब ये तीनों ही आती है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन में हम शेयर करते हैं, वर्ड्स को भी शेयर करते हैं हम, प्लस हम किसी कॉन्सेप्ट को भी शेयर करते हैं, प्लस हम किसी ये जो हम आइडियाज, ठीक है, आइडियाज को भी शेयर करते हैं। तो हम इन तीनों में से किसी एक चीज को नहीं बोल सकते कि कम्युनिकेशन में सिर्फ हम ये करते हैं, सिर्फ हम आइडियाज को शेयर करते हैं, या सिर्फ हम कॉन्सेप्ट को शेयर करते हैं, या सिर्फ हम वर्ड को शेयर करते हैं। कम्युनिकेशन में ये तीनों चीजें तो होती ही है, लेकिन एक पूरी कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, अभी हमने पढ़ी थी कि जैसे एक सेंडर है, वो रिसीवर को सेंड करता है कोई मैसेज और फिर वो फीडबैक देता है। तो वो क्या है कम्युनिकेशन? हमें एक मीनिंग, मतलब मैं कुछ समझूंगी, ठीक है, मैं कुछ समझूंगी, तो उसके बाद मैं आपको, मतलब मैं एक अपना बनाऊंगी कि हाँ ये मुझे कहना चाह रहे हैं, या फिर आपको मुझे क्या कहना चाह रहे हैं, मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। तो पूरा एक मीनिंग निकलेगा किसी चीज का, तब उसका आंसर, मतलब तब हम उसका आंसर कर पाएंगे। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है? किसी एक चीज को पूरा समझाया जाता है उसमें, ठीक है। तो इसलिए उसका मतलब मीनिंग आएगा, उसका आंसर मीनिंग आएगा कि कम्युनिकेशन शेयर करना है क्या, किसी भी एक चीज को, पूरे पूरे के पूरे एक सेंटेंस को हम समझाते हैं, उसके बाद उसको कोई रिप्लाई मिलता है, ठीक है। मतलब हम एक मीनिंग निकाल लेते हैं, एक सार निकाल लेते हैं कि आपने मुझे क्या बताया, ठीक है। मैंने जैसे आपको समझाया कि कम्युनिकेशन का मतलब है टू शेयर, ठीक है। अब आप उसको समझोगे, आप अपने कुछ मीनिंग्स बनाओगे बनाओगे कि शेयर का मतलब क्या होता है, अब जैसे भी जिस तरीके से आप समझोगे, उसके बाद आप मुझे बाद में रिप्लाई करोगे कि हाँ इसका मतलब शेयर होता है। तो समझ में आया ये चीज कि कम्युनिकेशन एक पूरा प्रोसेस है, और पूरा प्रोसेस क्या समझाता है हमें? एक मीनिंग को समझाता है, पूरे किसी भी एक चीज के अर्थ को समझाता है। उसके बाद हम उस अर्थ से, जो भी वो अर्थ निकला, उसके बाद हम उसे किसी को रिप्लाई करते हैं। समझे ये बात?
तो किसी एक वर्ड को, पर्टिकुलर एक वर्ड को हम ये नहीं बोल सकते कि कम्युनिकेशन सिर्फ ये है, आइडियाज को शेयर करना है या सिर्फ एक वर्ड को शेयर करना है। वो सब तो होगा ही, लेकिन एट लास्ट क्या निकलेगा, एक मीनिंग निकलेगा किसी चीज का। ठीक है, और वो मीनिंग का आपको फिर आंसर दिया जाएगा। ट्रांसफर एंड क्या बोल रहे हो अमित जी? मैम आई एम नॉट सेइंग, मैंने क्वेश्चन लिखा था बस वो टेक्स्ट में, हाँ, ताकि मैं वही व्हाट्सएप ना ओपन करना। ओके ओके। हाँ जी आशिमा जी, सार निकालना। तो समझे इस बात को कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है किसी एक चीज के अर्थ को समझना, उसके बाद आप उसको वापस रिप्लाई करोगे, अर्थ को समझोगे, उसके बाद आप वापस मुझे कुछ फीडबैक दोगे। तो कम्युनिकेशन एक पूरा प्रोसेस है जो हमें एक मीनिंग को समझाता है। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोग को ये? मैम और एक इंटरप्रिटेशन आ रहा है, हाँ जी शेयर करना चाहता हूँ। जैसे जी। कम्युनिकेशन नॉट ऑलवेज वर्ड्स, नॉन वर्बल भी हो सकता है, तो हाँ वर्ड्स हमेशा नहीं आएगा और कॉन्सेप्ट भी हमेशा नहीं आएगा। अगर मैं इमोशन शेयर करना चाहता हूँ तो वो जी। कॉन्सेप्ट भी में नहीं आएगा, आइडिया में भी नहीं आएगा, पर हाँ मीनिंग सभी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में आएगा, क्योंकि वो जी एसेंस है, जी जी वर्बल जी। नॉन वर्बल जो भी हो। हाँ जी, समझ में आया आप सब लोग को ये, जो हेमंत जी ने बताया और जो मैंने भी बताया? मैम। गौरव जी आप? यस मैम। हाँ जी। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम, जैसे हम लोगों को एक ये कंफ्यूजन भी था ना कि जैसे आप डेफिनेशन लिखवा रहे हो तो क्या फिर वो भी एग्जाम में आएंगे? तो मैम इस अच्छा। क्वेश्चन से ही पता चला है कि मैम ये जो डेफिनेशन इसमें ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी की डेफिनेशन है ना मैम, वही हम्म। है ये सेम। हाँ, देखिए, आपको डेफिनेशन पूरी ऐसे नहीं आएगी कि एक डेफिनेशन दे दी और आपको पूछ ले कि ये किसके अकॉर्डिंग है ना? ऐसा नहीं आएगा, लेकिन उनमें से भी कुछ ना कुछ आ सकता है। तो जितना भी इसमें है, जितना भी आपको ये पीपीटी में मिलेगा, आप इसको इस तरीके से पढ़ना कि ये तो आपको करना ही है, टोटली ये तो करना ही है। ठीक है। हाँ जी। यूजिर योगे, हाँ जी बोलिए आपका नाम। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछते हैं। सेम इस साल ऐसे ही क्वेश्चन आया था, पूरा का पूरा स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने पूछा था कि ये पर्टिकुलरली किस किन्होंने कहा था ये, तो नाम दिए थे नीचे और ऊपर पूरा स्टेटमेंट दे रखा था। एंड आई गॉट कंफ्यूज, मुझे पता है इसलिए मुझे वो याद है क्योंकि मैंने वो स्टेटमेंट पढ़ी हुई थी। हाँ ये जी। भी याद है कि इन्होंने कहा था, बट आई गॉट लिटिल बिट अच्छा, कंफ्यूज, पर ये आते हैं। ओके, मतलब आप ये बोल रहे हो कि किसी का ऐसे नाम से आ गया था? हाँ जी, जो स्टार्टिंग के सर मान लीजिए फॉर एग्जांपल टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये कम्युनिकेशन है, इसकी हाँ, डेफिनेशन में कितने लोगों ने क्या क्या बातें कही है एग्जाम्पल के तौर पे। और ओके। सेम हमारे कम्युनिकेशन के ऊपर एक क्वेश्चन था जिसके अंदर हमारे मॉडल्स हैं कम्युनिकेशन में। हम्म। उन मॉडल्स के ऊपर डेफिनेशन दे रखी थी उन्होंने कि ये मॉडल्स किसने के कही है, बेटे। ये किसके किसके हैं, ये मॉडल किसने दिया पर्टिकुलरली ऐसे करके, ये भी है। अच्छा अच्छा। और डेफिनेशन करके भी दे रखी थी विच इज आई थिंक इन द टीचिंग में ही था वो वाला। हम्म। पर्टिकुलरली उन्होंने प्रॉपर स्टेटमेंट दे रखी है, जैसे फॉर एग्जांपल जॉन जी है, उन्होंने एक स्टेटमेंट जॉन डोई करके दिया, जॉनी करके दिए, जी। उन्होंने अपनी दे रखी है डेफिनेशन टीचिंग के ऊपर, और वही सेम टू सेम डेफिनेशन उन्होंने एग्जाम के अंदर पूछी और नीचे फिर 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं, सॉरी 4 ऑप्शंस दे रखे हैं एंड वी हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट वन। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, मुझे एग्जैक्टली पूरा नहीं याद क्वेश्चन वो वाला। जी जी। तो देखिए, आप ये भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, एग्जाम में आप लोग से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो फिर पूरा ही पढ़ना पड़ेगा हमें, अब याद भी करना पड़ेगा कि किसने दी है ये डेफिनेशन, है ना? और जो आप मॉडल्स के बोल रहे हो ना, मॉडल्स के तो उनका नाम ही है, मतलब जो मॉडल्स है ना, वो सारे जो 3-4 मॉडल्स है, उनके नाम पे ही दिया गया है वो मॉडल। तो वो तो आ सकते हैं, ऑब्वियसली वो तो आएंगे ही। कि जैसे ये था कि जैसे कि कंसेप्ट था कि दिस इज अबाउट ये कम्युनिकेशन का मॉडल है जिसमें ऐसा होता है, तो उसमें उस तरह से उसके ऊपर कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आते नाम। हाँ, मॉडल के ऊपर क्वेश्चन था, मुझे अच्छे से याद है। अच्छा अच्छा, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो हमें और ज्यादा समझ में और ज्यादा क्लैरिटी होगी, है ना? अच्छा, आप लोगों के पास कोई पेपर्स हो ऐसे पुराने, तो आप लोग एक बार शेयर कर देना अगर आप लोग के पास हो तो। ठीक है, पेपर 1 के।
किसी के भी पास हो तो ग्रुप में आप लोग शेयर कर देना। और हेमंत जी आपने शेयर कर दी थी क्या पीपीटी, जिनको नहीं मिली थी ग्रुप में? जी। ओके ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। अच्छा, मुझे एक और चीज आपको क्लियर करनी थी। मैं कल बोली थी ना कि मुझे ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, जो ह्यूरिस्टिक ह्यूरिस्टिक था एक कम्युनिकेशन का, फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन में। तो ह्यूरिस्टिक का मीनिंग क्या होता है, मैं थोड़ा सा उसको गलत समझ रही थी। तो ह्यूरिस्टिक होता है अनुमानिक, है ना, ये तो हमने समझा था कि उसका मतलब होता है अनुमानिक। तो जो वो पर्टिकुलर एक लाइन हम पढ़ रहे थे उससे, केवीएस मदान से, तो उसका मतलब ये निकल रहा है कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके उनके आसपास की चीजें उनको समझनी होती है, मतलब उनको कुछ भी नहीं पता, ठीक है, छोटे बच्चे हैं, एकदम छोटे बच्चे हैं, उनको कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो कैसे सीखते हैं, ऐसे एक दूसरे एनवायरनमेंट से सीखते हैं। और उनके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब उनके हर टाइम कुछ ना कुछ, ये क्या हो रहा है, ये ऐसा क्यों नहीं होता, ये वैसा क्यों, ऐसे कुछ ना कुछ वो पूछते रहते हैं पूरा टाइम, ठीक है। तो फिर मतलब वो क्या करते हैं, और फिर हम उनको कोई आंसर करते हैं, तो उनको नहीं पता, कुछ भी नहीं पता उनको, तो वो अपने मन में ना एक वो लगाते हैं अनुमान कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। या फिर हम भी लगाते हैं, जैसे हमें कोई ऐसी चीज बता दी कि हमने वो देखी नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें एक अनुमान लगा लेते हैं उससे कि ये शायद ही ऐसा होगा। या फिर हम कैसे, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये, कि हम किसी का नाम देख के या किसी की डीपी देख के, ठीक है, तो हम ऐसा एक अनुमान लगा लेते हैं अपने मन में कि ये ऐसा होगा, ये जो सामने वाला इंसान है ये लंबा सा होगा, चौड़ा होगा, मोटा होगा, पतला होगा, कुछ कुछ अनुमान लगा लेते हैं, ठीक है, हमने वो देखा नहीं है। तो वो जो अनुमान लगाने वाली बात है वो होती है ह्यूरिस्टिक। और उसमें जो किसी ने मुझे कल बोला भी था कि इसमें ये क्वेश्चन आंसर वाली चीज क्या आ रही है, तो ये वही है कि बच्चे उसमें क्वेश्चनिंग करते हैं और हम कुछ आंसर करते हैं, ठीक है, और बच्चे उसके अकॉर्डिंग अपने मन में कुछ ना कुछ अनुमान लगाते हैं कि हाँ ये इस तरीके से बता रहे होंगे, या फिर वो ऐसा होता होगा किसी भी चीज को। तो ये होता है ह्यूरिस्टिक कम्युनिकेशन, ठीक है। जी। समझ में आया आप लोग को ये? ठीक है, चलिए मैं थोड़े से क्वेश्चंस कर लेती हूँ फिर। कल हमने जो जो पढ़ा था, अच्छा एक था, हाँ जी आशिमा जी क्या बोल रहे हो? मैम ये जो आपने कराया था फर्स्ट क्लास में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन, और ये कम्युनिकेशन जो है फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन, इनमें मेजर डिफरेंस क्या है मैम? क्योंकि दोनों सिमिलर ही है और मुझे इनमें सिमिलरिटीज ज्यादा लगती हैं। हाँ दोनों सिमिलर ही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है उनमें, बस वो कुछ फीचर्स ऐसे बता दिए, और कैरेक्टरिस्टिक मतलब सेम से ही है वो, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अलग से नहीं आएंगे आपके उसमें ये कभी, ठीक है, सो मैम बस इससे जी। रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह के हो सकते हैं? और अगर ये क्वेश्चन मैम मान लीजिए हमारे पास फीचर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो हम अगर ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स वाले पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं, या इससे रिलेटेड भी इसका आंसर कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली सिमिलर है। हाँ जी देखिए, जैसे इनके कैसे बनते हैं क्वेश्चन, कि आपको एक बता दिया जाएगा कि कम्युनिकेशन इज, ठीक है, ऐसा लिख दिया, उसके बाद आपको चार पांच स्टेटमेंट दे दिए, ठीक है, चार पांच स्टेटमेंट दे दिए कि ये टू वे प्रोसेस होता है, डायडिक होता है, मतलब ऐसे कुछ कुछ दे दिए, ठीक है, और उनमें से बोल दिया कि और नीचे ऑप्शन दे दिए कि ए बी सी डी ई ऐसे कुछ कुछ दे दिए, ठीक है। तो आप लोग को ये लगाना है कि कौन सा ज्यादा अप्रोप्रिएट है उसके, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मतलब इन पांच में से, मान लो पांच आपको सेंटेंसेस दे दिए, उन पांच में से आपको तीन को चूज करना है, ठीक है। तो आप लोग को वो समझ आना चाहिए कि कौन से ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहे हैं आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स में से या फीचर्स में से क्या सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर हो सकते हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन आते हैं, और हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो इसको देख लेंगे थोड़ा, ठीक है, कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है आशिमा जी? हाँ जी, हाँ जी, ओके। ठीक है, हम फिर थोड़ा सा पूछ लेते हैं। अच्छा, मैंने कल आप लोगों को बताया था डायरेक्टिव फंक्शन, तो डायरेक्टिव फंक्शन क्या है उसका आप मुझे एक एग्जांपल दोगे?
जी और आशिमा जी और 2 लोगों के लिए हैंड रेज हुए अब तक। सबने पढ़ा था ना, सब लोग थे ना आप लोग क्लास में? साक्षी जी, ठीक है, और संतोषी जी, ओके। देखिए, अगर मैं आपको पूरा आपके डाउट्स क्लियर कर रही हूँ तो आप लोगों को भी मेरे आंसर करने पड़ेंगे, ठीक है? आप लोगों को भी आंसर करने पड़ेंगे। ये 4-5 हाथ उठाने वाले नहीं चाहिए बस मुझे। हंसी जी, और आप लोग सोच सोच के मत उठाओ एक दूसरे को देख के, ठीक है? आप लोग को भी पता है, मुझे पता है कि इनमें से बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन आप लोग सामने बोलने से नहीं बोल पा रहे हो, है ना? हाँ जी, मैंने पूछा है कि डायरेक्टिव फंक्शन क्या होता है और उसका एक एग्जाम्पल दो। ठीक है, हंसी जी मुझे बताएंगी। हंसी हंसी जी बताइए, डायरेक्टिव फंक्शन क्या है और उसका एग्जाम्पल। हेलो, हेलो हंसी जी। अच्छा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। प्रीति जी मुझे आंसर करेंगी? प्रीति जी। यस मैम, डायरेक्टिव फंक्शन है निर्देशात्मक कार्य होता है। जैसे हम किसी को एक गिलास पानी मंगा रहे हैं या किसी को कुछ चीज मंगा रहे, जैसे मुझे कॉपी ला के दे दो या पेन ला के दे दो, इस टाइप की चीजें निर्देश में आती है। जी, ठीक है। और पोएटिक फंक्शन में क्या था? पोएटिक फंक्शन और उसका एग्जाम्पल भी देंगे। पोएटिक में मैम यही रहता है कि हमें किसी को मतलब गा के काव्यात्मक उसमें बोलते हैं कि जैसे खूब लड़ी मर्दानी बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा कि वो झांसी वाली रानी थी, ऐसा। ठीक है, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट, कॉन्टेक्चुअल फंक्शन के बारे में कौन बताएगा? नीलू जी, नीलू जी बताइए। यस मैम। हाँ जी, नीलू जी बताओ। जो कॉन्टेक्चुअल। हाँ, कॉन्टेक्चुअल फंक्शन जो होता है वो प्रासंगिक कार्य का होता है, मतलब प्रासंगिक होती है कि हम किस सिचुएशन में किस तरह की चीजें बोल रहे हैं, है ना? मतलब हम जहाँ बोल रहे हैं वहां उस बात की प्रासंगिकता है या नहीं, हमको वहां पर वो चीज बोलना है या नहीं, इस तरह की प्रासंगिकता जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमको बातें करनी होती है। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि जैसे कोई स्कूल टीचर है, वो स्कूल में किस तरह से बात करेगा स्टूडेंट से, घर में वो किस तरह से बात करेगा, तो इस ठीक तरह है, से जो होगा वो होगा। ओके मैम। इसका एक वर्ड में आंसर करिए। हेमंत जी ने बताया था कल। सेट और टोन, लाइक मैं आपको जानता हूँ, क्या मैं आपको जानता हूँ, ये पूछने वाला, मैं आपको जानता हूँ। हाँ यार। ठीक है, टोन मतलब टोन इसका एक, आप टोन से एकदम समझ जाएंगे, है ना, कि कैसी हमारी टोन है किस टाइम। ठीक है, ओके। ह्यूरिस्टिक सबको समझ में आया? अच्छा, ह्यूरिस्टिक बताइए आप एक बार मुझे, जो मैंने बताया अभी उसको ही बताइए। यूजिर योगे, आपका नाम क्या है? एक बार आप बता दो मुझे। नमस्ते मैम, मेरा नाम पारिका चोपड़ा है। पारिका, ओके। जी जी। जो ह्यूरिस्टिक होता है, जहाँ तक मुझे समझ आया, मैं उस कोशिश करूंगी समझाने की कि ह्यूरिस्टिक में हो गया जैसे कि अगर हम किसी बच्चे को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर अगर हम उसे साइन लैंग्वेज में कह लो या उसे कुछ एक्टिविटी के थ्रू समझाने की कोशिश करें, हम कहें कि ओ यस यस यू आर डूइंग गुड, वेरी वेरी गुड, हम पीछे उसको टैप कर रहे हैं ना, हमको शाबाशी दे रहे हैं, हाँ तुमने बहुत अच्छा किया, अब और अच्छा करो। एक तरह से हम उसको कहीं ना कहीं प्रेरित कर रहे हैं कि आप जो कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो। कहीं ना कहीं उसको आप कह रहे नहीं नहीं नहीं, तो उस तरफ बॉल पास करो। हम
एक उसको बढ़ावे में भी कह सकते हैं उस तरह से उसको, या जब हम बच्चों के साथ या जनरल या किसी लर्नर के साथ बेसिकली हम इस तरह से एक अजम्पशन या प्रिजम्पटिव बेसिस पे, इसका मेरे को एग्जांपल लग रहा था जैसे कि स्टॉक मार्केट है, हम प्रिज्यूम करते हैं स्टॉक मार्केट में कि ऐसा होगा ऐसा होगा, अब होगा कि नहीं होगा ये हम अभी नहीं बात कर रहे, पर हम समझते हैं, एनालाइज करते हैं, देन वी टेक द डिसीजन कि शायद इस तरफ जा रही है मार्केट, इस तरफ जा रही है, ग्राफ हमें ये शो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं रिसर्च को कहने की कोशिश करते हैं, शायद समझी शायद इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा ये सा। हाँ प्रियंका जी एक बार बताएंगी, प्रियंका जी आप बताओ। अच्छा जल्दी जल्दी से बताओ, अभी टाइम बहुत चला गया है ना हमारा। यस मैम, मैं कोशिश करती हूँ मैम। प्रिडिक्शन मतलब जहाँ तक मैंने समझा है, जैसे कि प्रिडिक्शन, जैसे कि अभी का तो नहीं, जैसे मैंने कल ही मुझे याद है, जैसे कि हम मैच खेलते हैं तो उस वक्त मैच खेलने के पहले जैसे कि टॉस होता है, पहले कौन बैटिंग करेगा या कौन प्रियंका जी बॉलिंग। कल का भूल जाओ, कल का भूल जाओ, कल का मैं थोड़ा गड़बड़ बता दिया था। अच्छा बस हेमंत। प्रिडिक्शन ही समझा है मैंने उसका मतलब, तो मतलब कि प्रिडिक्शन करना कि जो चीज हम सोच रहे हैं, जैसे कि हम टॉस हेड, मैंने बोला कि हम मतलब मैंने चूज किया कि हम हेड अगर आएगा तो मैं पहले बैटिंग करूंगी, तो अगर वो प्रिडिक्शन मेरा आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। अच्छा ठीक है प्रियंका जी, आप कल के अकॉर्डिंग तो ठीक बता रहे हो, लेकिन आज मैंने कुछ अलग से बताया है। आज जिन्होंने सुना वो बताइए। हेमंत जी आप बताओ। communication done to learn knowledge or to explore environment. हाँ एक बार समझाओ इसको, कि मैंने जैसे जिस तरह से हम आपको समझाया था, या फिर मैं फॉर ही बताऊँ एग्जाम्पल, एक बार वापस। बच्चे पूछते हैं ये पढ़ाई क्यों करना चाहिए, पढ़ाई हम्म करने से हम नया नया चीज़ जान सकते हैं, नया नया हम्म काम कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आंसर से हम नॉलेज गेन कर रहे हैं। ये जो कम्युनिकेशन का फंक्शन है उसको ये हाँ अच्छा एक बार मैं थोड़ा सा आप लोग को क्लियर कर देना चाहती हूँ। ठीक है देखें, ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या है। आप एक छोटे बच्चे को, छोटे बच्चा है कोई, ठीक है, उनको कुछ नहीं पता है अभी, वो एकदम छोटे हैं, वो हर एक चीज को पूछते हैं हमसे कि ये क्या है दीदी, ये क्या है भैया, ये क्या है, हर किसी से वो कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं। ठीक है, उनके कभी कभी उनके क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हम भी उनको नहीं बता पाते, तो हम कुछ बताते हैं उनको। ठीक है, जैसे हमने उनको बताया, जैसे उन्होंने हमसे पूछा कि गार्डन क्या होता है, ठीक है, तो हम उनको ऐसे बताएंगे कि गार्डन वो होता है जहाँ पे हम घूमने जाते हैं, वहां पे ट्रीज होते हैं बहुत सारे, वहां पे बच्चे खेलते हैं, इस तरीके से हम उनको कुछ बताएंगे। ठीक है, अब वो अपने मन में ना कुछ एक अनुमान लगाएंगे कि अच्छा ऐसा होता होगा गार्डन, या फिर वो देखेंगे बाद में तो वो समझेंगे अच्छा ये गार्डन होता है। इस तरीके से जो मतलब बच्चों के जो क्वेश्चन आंसर है, और उनको हम जब किसी चीज को बताते हैं और वो अपने मन में एक अनुमान लगाते हैं उसका, कि हाँ ये होता होगा, ये चीज ऐसी होती होगी, तो ये होता है ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक फंक्शन कम्युनिकेशन का एक ह्यूरिस्टिक फंक्शन भी है। ठीक है। मैम 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 मतलब सेंडर ने जो मैसेज भेजा वो उसको कैसे डिकोड करता है, हाँ इसका मतलब ये हुआ ना। हाँ ये मैम हो और उसके सकता है। बाद जो प्रिडिक्शन लगाएगा, उसके बाद जो जी जी डिकोड करके वो प्रिडिक्शन लगाएगा, वो इसका जी मीनिंग जी हुआ मतलब। मैम हाँ कुछ ये ऐसा, आप। हाँ हाँ अमित जी बोलिए। जैसे ऐसा कह सकते हैं, जैसे हमारे कोई, जैसे अंकल हैं कोई, उनकी एज से हम्म को कुछ इंसान जा रहा है जो हुड पहन के जा रहा है, कुछ ऐसे कपड़े पहन के जा रहा है, हम पीछे से देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि हाँ शायद मैं इन्हें जानता हूँ, जैसे हम आगे जाते हैं कोशिश करते हैं, अनुमान लगाते हैं हाँ ये वो वाले अंकल हो सकते हैं या फिर वो हो सकता है, बट हम्म रियली वो नहीं हो, तो हम अनुमान लगा रहे हैं उस तरफ, जाके देखें तो कुछ और ही पता चलता है। ऐसा भी कुछ कह सकते हैं क्या मैम? हाँ ऐसे समझ सकते हैं, अनुमान लगाना मतलब अनुमान लगाते हैं हम किसी चीज का, इस तरीके से इसको समझ सकते हो आप लोग। बट ठीक है। मैम इसमें कम्युनिकेशन कहाँ पे हुआ, इसमें कम्युनिकेशन तो हुआ नहीं, इट्स जस्ट लाइक अ रिपोर्ट, या एक तो कहेंगे या तो हमारे मन में कोई जजमेंट थी, ये तो वहीं तक रह के रुक गया मतलब। नहीं देखिए, मेरे आपको मेरा जो एग्जाम्पल दिया मैंने बच्चों से रिलेटेड, वो समझ में आया आप लोग को? पहले ये बताओ, उसके बाद हम मुझे नहीं आया मैम, मुझे यस नहीं नहीं आया। आया। देखिए नहीं आया मैम। Ma'am, can I explain more?
एक बार मैं बताती हूँ, ठीक है, उसके बाद कोई और बताएंगे। देखिए अभी अभी मेरी बात समझना आप लोग। जैसे मुझे नहीं पता स्पेस के बारे में, ठीक है, मुझे मून के बारे में नहीं पता कि मून पे क्या होता है, ठीक है, मुझे ये नहीं पता कि वहां, मैं ऐसा कुछ सोचती हूँ अपने दिमाग में, मैं ऐसा सोचती हूँ कि शायद मून में भी ऐसे ही, जैसे अभी हम यहाँ पे रहते हैं वैसे ही मून पे भी होगा, वहां पे भी ऐसी जमीन होगी, ट्रीज होंगे, ऐसा, ये सब जो मैं सोच रही हूँ ना, मैं जो अपने आप से अनुमान लगा रही हूँ, ये होता है ह्यूरिस्टिक फंक्शन। समझे? मतलब किसी ने मुझे बताया कि हाँ, जैसे अभी हम ये देख रहे थे कि कोई चांद पे जा रहे हैं, ठीक है, या चांद पे कोई जमीन लेगा, ऐसा ऐसा हम सोच रहे थे, हम ऐसा सुन रहे थे, ठीक है, न्यूज में सुन रहे थे हम लोग ऐसा। तो मैं अपने आप अपने मन में एक ऐसा अनुमान लगाऊंगी कि यार वहां पे भी ऐसा होता होगा, वहां पे भी जमीनें होती होगी, वहां पे भी ऐसे ट्रीज होते होंगे, वहां पे भी लोग चले जाएंगे तो वहां पे भी घर बनेंगे, ऐसे जो मैं अनुमान लगाऊ, मैंने वो देखा नहीं है वो चीज, लेकिन मैं एक अनुमान लगा रही हूँ कि हाँ वो भी ऐसा होगा, ठीक है, मेरे लिए वो एकदम न्यू चीज है। तो बच्चों के लिए भी ऐसे ही हर एक चीज न्यू होती है, और वो ऐसे ही कुछ ना कुछ अनुमान लगाते हैं हमारे बोलने से। तो ये है इसका एक एग्जाम्पल। अभी समझ में आया? बताओ। मैम इसको ऐसे कह सकते हैं, एक व्यंग के तौर पे कह रहे हैं, जैसे कि टीचर है, उन्होंने पढ़ाया, अभी का एग्जाम्पल ले लीजिए, अभी आपने पढ़ाया, आपको पता है कि कई बच्चों को समझ आया, कई बच्चों को नहीं आया, जैसे एग्जाम्पल, और आपको पता है कई बच्चे ना उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो ध्यान नहीं दे रहे, अगर ऑफलाइन क्लास हो तो आप जानबूझ के क्वेश्चन ऐसा पुट करोगे कि वहां आप सामने वाले को देखोगे कि ये वो कैसे कर रहा है, कैसे रिएक्ट कैसे कर रहा है, या फिर हम टीचर वैसे अपने आप को बदल देगा जैसे बच्चे समझ रहे हैं, टू प्रोसीड और टू टेक अ ब्रेक, जैसे कि अभी हमें समझ नहीं आया, यू टुक अ ब्रेक कि नहीं, पहले इस टॉपिक को क्लियर देन वी मूव फर्दर। तो आई थिंक ये यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है लैंग्वेज के थ्रू के लीजिए या फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू के लीजिए, आप वो एज्यूम कर लिया आपने कि हाँ बच्चों को समझ नहीं आया, हालांकि बच्चों ने बोला या नहीं बोला एक अलग बात है। हाँ जी। इसमें, और दूसरा एक और इसके अंदर एग्जाम्पल जो मुझे समझ आ रहा था आपकी बात से भी कि जैसे कि हम उसमें देखते हैं कि संस्कृत लैंग्वेज है, हम कई जगह पे जैसे लैंग्वेज के ऊपर ज्यादा बात होती है कि संस्कृत लैंग्वेज है, हमें लैंग्वेज संस्कृत की इतनी अच्छे से नहीं समझ आती, तो हम बहुत सी चीजों को नहीं डीपली समझ पाते। योग में अगर हम योग की बात करें तो हम डीपली, अगर हम संस्कृत जितना धीरे धीरे सीखेंगे उतना ही हम योग के अंदर और प्रखर होते जाएंगे, तो वो हमें कहीं ना कहीं हमारे ही सब्जेक्ट के अंदर और हेल्प करेगा। जब लैंग्वेज के ऊपर ये बात कह रहे थे, जब मैंने पढ़ा था कल, तो लैंग्वेज को लेकर जो हमें समझाने की कोशिश कर रही थी कि अगर लैंग्वेज को एग्जाम्पल लिया जाए, अगर हम संस्कृत लैंग्वेज सीखते हैं तो इसमें बहुत सारे ऐसे ज्ञान है जिसको हम ठीक से समझ पाएंगे, नॉट थ्रू द इंग्लिश एंड हिंदी ट्रांसलेशन। हाँ ठीक है। मतलब आपने ये एग्जाम्पल किस तरीके से आप दे रहे हो इसमें? मैंने कल पढ़ा था जब मैं इसको ढूंढ रही थी, तो उसमें मैंने पढ़ा था लैंग्वेज को लेकर उन्होंने कई बार जिक्र किया था, तो लैंग्वेज वाली बात मेरे खुद से कही है कि मतलब उसमें लैंग्वेज लिखा था बार बार, संस्कृत वर्ड ही लिखा था। संस्कृत में वैसे कह रही हूँ कि जैसे कि संस्कृत पढ़ेंगे तो हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी ऑफ योग, किसी भी और, हाँ, योग के सब्जेक्ट्स की। हाँ बिल्कुल सही, ये बात तो है। ठीक है, आप लोग को समझ में आया क्या और सबको? यस मैम। पक्का समझ में आया ना सबको? ऐसे ही तो नहीं बोल रहे हो? मैम मैंने तो ये सोच लिया जैसे शॉर्ट नॉलेज से जजमेंट ले लेना और डिसीजन करना उसके अकॉर्डिंग, तो वो एक तरीके से ह्यूरिस्टिक फंक्शन में आ जाएगा। हाँ ठीक है, और कोई बताओ? मैम मैं बताऊँ क्या, मतलब मैम जो मैंने पढ़ा वो, हाँ मैम आपने जैसा कि अभी समझाया ना इसका मीनिंग, अब इसका हम कैसे एग्जाम में आएगा? हाँ, इसका एग्जाम में ऐसे आएगा, जैसे आपको एक मीनिंग, एक वो दे दिया कि ओ माय गॉड, ठीक है, ये कुछ 3-4 फंक्शन दे दिए, ये मैंने अभी पढ़ा है कि ओ माय गॉड ऐसा कुछ लिखा है एक सेंटेंस, ठीक है, तो ये कौन से फंक्शन का है, ये जो टेक्निकल वर्ड्स है ये किस फंक्शन में आएगा? तो ओ माय गॉड किस में आएगा? हमने पढ़ा था कल, मोटिव।
इमोटिव में आएगा। इमोटिव फंक्शन। हाँ, इमोटिव में आएगा। अगर कहीं पे आ गया कि हम कहीं इमेजिनेशन कर रहे हैं या हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं और इमेजिनेशन करके फिर कुछ फंक्शन, ह्यूरिस्टिक फंक्शन, तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस बनेंगे इसके। ठीक है। और ये बस मैंने इसलिए आपको बताया है कि ऐसे टेक्निकल वर्ड्स आ जाते हैं, हमें फंक्शंस तो पता है कम्युनिकेशन के, लेकिन इस तरीके के वर्ड्स आ गए तो फिर हम एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या है। ठीक है, तो आज हम आगे चले कि आज नहीं पढ़ना है आपको आगे? मैम पाइप एक लाइन हो सकती हूँ? हाँ जी मैम एक वेबसाइट पे एक और अवेलेबल था यूजीसी नेट के इसमें किसी में उसमें उन्होंने एक और इसके बारे में लिखा हुआ था कि जब कभी हमारे पास स्पेसिफिक आंसर ना हो, कोई चीज हमने पढ़ी और हमें स्पेसिफिकली समझ नहीं आ रहा है कि क्या है क्या आ रहा है, तो हम अनुमान के बेसिस पे समझ लेते हैं कि ऐसा कहा जा रहा होगा। हाँ, इसलिए वहां पे भी ह्यूरिस्टिक फंक्शन उन्होंने एग्जाम्पल पे दिया होता है, ये याद आया था। जी 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 बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि हम किसी चीज को जब समझ नहीं पा रहे हम, लेकिन हम एक अनुमान लगा लेते हैं। वही मैंने बताया, जो स्पेस वाली बात बताई मैंने या बच्चों वाली बात बताई, तो बस आप इसको थोड़ा कनेक्ट करके देखो। अभी आप लोग उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है। हाँ मैम, मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, एक से दो एग्जांपल मेरे पास हैं। जैसे कि इसमें सिंपल सी अनुमान की बात है। अनुमान में जैसे कई चीजें हमें नहीं पता होती, जैसे कि हमें नर्क और स्वर्ग के बारे में नहीं पता कैसा होता है, बट हमने अपनी तरफ से इसका एक इमेजिन किया हुआ है, उसको इमेजिन किया है कि हाँ नर्क जो है वो गलत कर्मों के लिए है और गलत जगह है। वहाँ पे कई बार बोलते भी हैं तेल में तल देते हैं इंसानों को, और परियां होती हैं स्वर्ग में। तो ये एक हमारा एक अनुमान है ना। हाँ बिल्कुल। अब ये किड्स का क्वेश्चन ज्यादातर बच्चों का होता है कि मैम यूनिकॉर्न है, बट हाँ अब हमने नहीं देखा यूनिकॉर्न कैसा होता है। मे बी पहले कभी होता हो, कई सारे ऐसे जानवर हों जो पहले थे और अब नहीं है, बट हमें हमारे टेक्स्ट के अंदर उसका एक अनुमानिक तौर पर विवरण जो है वो मिलता है कि यूनिकॉर्न जो है वो घोड़े की तरह था, उसके एक सींग थे माथे पे। ये एक सिर्फ अनुमान है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो शायद सबको क्लियर हो जाना चाहिए। आशिमा जी ने और पारिका जी ने बहुत अच्छे आंसर करे। ठीक है, मैं थोड़ा सा नेक्स्ट पढ़ा देती हूँ। हाँ जी मैम, मुझे नहीं लगता कि जब आप ह्यूरिस्टिक के बारे में बात करते हो तो उसे अनुमान के साथ जोड़ना सही है, क्योंकि आप अगर उस वर्ड का भी ओरिजिनल मीनिंग देखो, या जैसे आपने बुक में से जो डेफिनेशन बताया वहां पे दोनों चीजों को अगर आप कनेक्ट करो तो वो यही बोल रहे हैं कि जो इंसान को उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है वो पता करने के लिए, मतलब ह्यूरिस्टिक ये वर्ड का मतलब भी वही है कि मैं खुद से वो चीज के बारे में पता करने के लिए 10 सवाल कर रही हूँ, तो वो ह्यूरिस्टिक बिहेवियर हो गया। अभी अगर मैं इसको कम्युनिकेशन से जोड़ूं तो जैसे अभी आप मेरे को पढ़ा रहे हो, यहाँ पे बहुत लोग हैं, हम आपको 10 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि मैम ह्यूरिस्टिक क्या है, कैसे होता है, उसका क्वेश्चन क्या आता है। तो ये जो अभी हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है ये ह्यूरिस्टिक कम्युनिकेशन है, जहाँ पे मैं वो चीज के बारे में और जानने के लिए आपको क्वेश्चन कर रही हूँ। यहाँ पे मैं कुछ भी अज्यूम या प्रेडिक्ट नहीं कर रही हूँ, तो उसको अनुमान के साथ जोड़ना शायद सही ना हो। मतलब आपका अंडरस्टैंडिंग में उधर आप एरर कर सकते हो, ऐसे मुझे लगता है। ओके ठीक है, आप जो बोल रहे हो मतलब मैं समझ पा रही हूँ इस बात को कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, लेकिन ह्यूरिस्टिक का मीनिंग तो शायद अनुमानिक ही है ना। नहीं ना मैम, अगर अनुमानिक होता तो मैं अज्यूम करती, जैसे वहां पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि बच्चे जैसे पूछते हैं, मगर मतलब अगर आप वो डेफिनेशन पढ़ो तो उसमें भी उन्होंने बोला है कि बच्चे जो कमेंट्री करते हैं या क्लास में हम लोग जो मल्टीपल क्वेश्चंस करते हैं उसमें बच्चे अज्यूम नहीं करते। अगर बच्चे ने अज्यूम कर लिया रहता कि उन्होंने लिखा है कि बिल्ली क्यों सोई है, अगर बच्चे ने खुद की इमेजिनेशन से अज्यूम कर लिया रहता कि शायद रात है इसलिए सोई है, शायद वो थक गई है खेल के इसलिए सोई है, तो वो अनुमान हो जाता। पर बच्चा वहां पे मम्मी को या किसी और को पूछ रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है कि बाबा बिल्ली क्यों सोई है करके, तो फिर वो अनुमान कैसे हुआ। मतलब मेरे को उधर आके मैं अटक रही हूँ। आपको समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? जी मैं समझ गई और आपका अटकना सही भी है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। अभी हम इस पे सही जा रहे हैं।
ठीक है, ह्यूरिस्टिक का मतलब यही है, जो क्वेश्चन आंसर्स जो होते हैं बार बार, जैसे आप लोग कर रहे हो अभी। आप लोग को सबको समझ में आई मेधा जी की बात? जी मैम, कहीं ना कहीं हम भी यही याद कर रहे हैं एक्चुअली में। हाँ, तो मेधा जी ने जो बताया वो बिल्कुल सही है। आप सही बोल रहे हो कि जब क्वेश्चन आंसर जो होते हैं वो वाली जो कम्युनिकेशन है वो ह्यूरिस्टिक है। ठीक है, ठीक है। मैम इसका मतलब ये हो गया कि किसी चीज को गहराई में जानने के लिए जो उत्सुकता मन में आती है जी वो है। जी क्या बिल्कुल। इसका एग्जाम्पल तो सबसे बढ़िया योग दर्शन का मिल जाएगा। जैसे सबसे पहले समाधिपात है, तो उनको उन्होंने पूरा खोल के बता दिया कि ये करोगे तो हाँ ये होगा, इस तरह की समाधि लगेगी, इस तरह की लगेगी, इस तरह की लगे, कितने प्रकार उसके बता दिए। जी 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 बिल्कुल मेधा परफेक्ट जी। सर, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। वही है कि जब आप पूछ रहे हो और आपको जवाब मिल रहा है तो फिर वो कम्युनिकेशन बन हाँ, जाएगा। तो हमारे अंदर आगे जिज्ञासा जाग रही ना, अच्छा ये करेंगे तो फिर क्या होगा, अच्छा हाँ ये करेंगे तो फिर क्या होगा, इस ये करेंगे तो फिर क्या होगा। जी तो जैसे आपने ठीक। बोला बच्चों का एग्जाम्पल दिया गार्डन, अच्छा गार्डन में वो गुलाब का फूल भी होगा, आपने हाँ बोला नहीं गुलाब का नहीं होगा, उसमें सदाबहार का होगा, इसका होगा, अच्छा पापा ये भी होगा, पापा वो भी होगा। तो बच्चे जैसे खरोद खरोद के क्वेश्चन निकालते हैं, वो वाली बात होगी। जी हाँ जी जी सर। जी। आप ठीक सही है, बता दिया। क्लियर हो गया अब तो ये सब के बहुत मुश्किल से क्लियर हुआ ये। ठीक है, चलिए, एक्चुअली लेकिन क्लियर हो गया एट लास्ट। थैंक यू मेधा जी। थैंक यू मैम। ठीक है, हम शेयर कर लेते हैं अभी स्क्रीन। ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? जी। जी मैम। इतना स्लो चल रहा है। एक मैक्रो फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन का एक पॉइंट है मेटालिंग्विस्टिक फंक्शन। वो आप पीडीएफ में था और क्लास में जो आप पीडीएफ शेयर किए थे वहां पे नहीं था। एक मिनट, मेटल लिंग्विस्टिक, हाँ शायद वो हमने नहीं देखा ना इसमें। जी। वो शायद मिस हो गया था मेरे से। ठीक है, हम उसको देखते हैं। ओपन ही नहीं हो रहा है आज तो, क्या हो गया पता नहीं। आप लोग को शेयर हो रही है मेरी स्क्रीन? जी।
लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ये खुल नहीं रहा है। सोहन सर, आप हो? जी जी हूँ मैं। सर क्या हो रहा है इसमें? ये जो एरर इतनी सी छोटी सी आ रही है, जहाँ तो मेरे से पढ़ा ही नहीं जा रहा, इतना छोटा तो। सर पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें। इतना ओके। स्लो लैपटॉप तो नहीं था। हाँ जी सर, वही। एक मिनट, करो 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 दोबारा। एरर को पाथ की गड़बड़ हो रही है आपके, वो पाथ नहीं मिल रहा उसको। जी सर। करो दोबारा करो एक बार। हाँ ये खुली ना। जी सर, खुल गई। डरा दिया मैंने यहीं से उसको। जी सर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम, अच्छा इसमें एक वो मेटा लिंग्विस्टिक छूट गया था, है ना? मैं मेटा लिंग्विस्टिक एक बार बता देती हूँ आप लोग को। हाँ, मेटा लिंग्विस्टिक क्या था, मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और वापस मेटा लिंग्विस्टिक ये होता है कि हम किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए सेम उसी लैंग्वेज को यूज करें। जैसे हमें हिंदी सीखना है, ठीक है, और हम हिंदी को ही जैसे हम हिंदी जानते हैं, ठीक है, और अभी हमें हिंदी ही सीखना है, मतलब हमें ग्रामर सीखना है, हिंदी ग्रामर व्याकरण जो होता है हमें वो सीखना है, तो हम हिंदी को ही यूज करते हैं। तो ये होता है मेटालिंग्विस्टिक फंक्शन कम्युनिकेशन का। जैसे कि अभी हमें इंग्लिश को सीखना है, तो हमें क्या प्रॉब्लम होती है कि हमें हिंदी तो आती है और हम नॉर्मली हिंदी में बात कर रहे हैं, ठीक है, और अभी हमें इंग्लिश सीखना है, तो हमें वो इंग्लिश को सीखने में इंग्लिश को ही यूज करना चाहिए। इंग्लिश को सीखने के लिए इंग्लिश का ही यूज करना, ये है मेटालिंग्विस्टिक फंक्शन। लैंग्वेज मतलब एक लैंग्वेज को सीखने के लिए उसी लैंग्वेज को हमें हमेशा यूज करना चाहिए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मेटालिंग्विस्टिक फंक्शन, ठीक है, समझे इसको? जी हेलो जी मैम। जी जी, बस ये इतना ही है। आपको किसी एक लैंग्वेज को सीखने के लिए हम उसी लैंग्वेज को यूज करते हैं, यही होता है मेटालिंग्विस्टिक फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोसेस। ये आप लोग को समझ में आया था? चलिए मुझे डेनोटेशन का एक बार एग्जांपल दे दीजिए, एक एग्जांपल डेनोटेशन का, फास्ट देंगे थोड़ा सा। डिक्शनरी मीनिंग या लिटरल मीनिंग बताना, जैसे सांप लंबा होता है, लेगलेस होता है। ठीक है, और कोनोटेशन क्या था? डिफाइन द वर्ड बाय एसोसिएटिंग विथ इमोशन, एक स्नेक इज डेंजर। वेरी गुड, ठीक है, और उसके बाद मेटाफोर क्या था? कोई और बताएंगे? अभी बताइए कोई भी। देखो अभी मुझे आप लोग दिख तो नहीं रहे हो, तो मैं नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन बताओ आप लोग कोई भी। जिसमें मैम दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर किया जाता है विदाउट यूजिंग एज लाइक, ऐसे वर्ड्स का यूज किए बिना। जी जी जी, वेरी गुड। और स्माइली क्या था? स्माइल कंपेयर करते हैं। इसमें कंपेयर नहीं करना। एज लाइक लगाते हैं। यस मैम, एज लाइक। ओके, ठीक है। आप लोग की क्लास तो नहीं है ना अभी? हम प्रोसेस पढ़ ले आज पूरा, क्योंकि और तो हम कुछ पढ़ नहीं पाए हैं आज, ठीक है। जी मैम। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, चैनल, रिसीवर एंड डिकोडिंग, ठीक है। ये है हमारा पूरा पाथवे, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन।
ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं सेंडर। सेंडर वहां से आते हैं सबसे पहले, तो वो क्या कौन होता है? द सेंडर और द कम्युनिकेटर इज द पर्सन who initiate the conversation and has conceptualized the idea that he intend to convey it to other। मतलब सेंडर वही होता है, वो पर्सन जो एक मैसेज को, एक कन्वर्सेशन को दूसरे तक कन्वे करता है, दूसरे तक पहुंचाता है। तो वह पर्सन जो किसी संदेश या मैसेज, आदेश, ऑर्डर, सूचना, इंफॉर्मेशन को देता है या दूसरे तक पहुंचाता है, उसे प्रेषक या सेंडर कहते हैं। ठीक है, अभी मैं एक सेंडर हूँ। ठीक है, उसके बाद बात आती है एनकोडिंग की। एनकोडिंग क्या है? द सेंडर बिगिंस विद द एनकोडिंग प्रोसेस wherein he uses certain words or non-verbal methods such as symbols, signs, body gesture, etc. to translate the information into a message. The sender knowledge, skills, perception, background, competencies, etc. It has a great impact on the success of the message. तो क्या है एनकोडिंग? क्या होता है? वह है जब हम सूचनाओं को समझने के लिए संकेतों का प्रयोग करते हैं। ये संकेत शब्दों के माध्यम से, संख्याओं के माध्यम से, चित्रों या शारीरिक हाव भाव के रूप में भी हो सकता है। एनकोडिंग क्या है? जब हम किसी एक मैसेज को एनकोड करते हैं एक लैंग्वेज में, चाहे वो कोई साइन लैंग्वेज हो या कोई वर्बल लैंग्वेज हो, या फिर हम एक हाव भाव जेस्चर्स के तौर पे हम उसको दिखा रहे हो, तो ये होता है एनकोडिंग। ठीक है, तो एक सेंडर, मैं एक सेंडर हूँ, मैं अपनी लैंग्वेज से, अपने वर्डिंग से या अपने जेस्चर से मैं आप लोगों को कुछ समझा रही हूँ, मतलब मैं एनकोड कर रही हूँ, अपना मैसेज को मैं एनकोड कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद कौन आते हैं? मैसेज आता है। उसके बाद मैसेज क्या है? वंस द एनकोडिंग इज फिनिश्ड, जैसे मैं बताना शुरू किया, मतलब मैं एनकोड कर रही हूँ, मैंने एक लैंग्वेज में उसको दे दिया। ठीक है, is finished, the sender gets the message that he intends to convey. The message can be written, oral, symbolic, or non-verbal, such as body gestures, silence, signs, sound, etc., or any other signal that triggers the response of a receiver. तो क्या है? मैसेज ही कम्युनिकेशन का मेन सब्जेक्ट है, होता है। और सेंडर जब किसी को कोई मैसेज भेजता है तो वह इसमें अपने मन में आए हुए विचारों को भेजता है, और यह विचार कैसे भी, जैसे आदेश, निर्देश, सूचना, निवेदन आदि, यह मैसेज लिखित या मौखिक भी हो सकते हैं। तो मैसेज क्या है? मैंने मैं सेंडर हूँ, मैंने कुछ सोचा कि आपको मुझे ये बताना है। ठीक है, अब जो मुझे बताना है, वो जो एक मैसेज है जो मुझे आपको कन्वे करना है, वो है मैसेज। ठीक है, और वो कैसे भी हो सकता है, कोई लिखित हो सकता है, कोई बोलते हुए हो सकता है, मीन्स मेरी जो वर्डिंग्स है वो हो सकती है, या फिर मैं कुछ जेस्चर्स यूज कर रही हूँ, मैं हाथों को यूज कर रही हूँ अपने कुछ आपको समझाने के लिए कि मैं ऐसे मैसेज कन्वे कर रही हूँ। ठीक है, तो ये है मैसेज। ठीक है, मैसेज मतलब एक क्या बोल सकते हैं, एक सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट। ठीक है, जो भी मैं आपको देना चाह रही हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है मैसेज के बाद आता है चैनल। ठीक है, कम्युनिकेशन चैनल, या फिर दूसरा इसको हम क्या बोलते हैं, बताइए? मीडिया। मीडियम, हाँ जी। तो द सेंडर चूजेस द मीडियम थ्रू विच ही वांट्स टू कन्वे हिज मैसेज टू द रिसिपिएंट। It must be selected carefully in order to make the message effective. ठीक है, तो क्या बताया है इसमें कि जो सेंडर है वो एक किस मीडियम से किसी मैसेज को कन्वे कर रहा है, मैं आपको किस तरीके से अपना मैसेज पहुंचा रही हूँ। ठीक है, और इट मस्ट बी सिलेक्टेड केयरफुली, और वो मुझे एक केयरफुली वे में इफेक्ट की, मेरी जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव हो, इस तरीके से मैं आपको वो दूंगी कोई भी मैसेज, एंड करेक्टली इंटरप्रेटेड बाय द रेसिपिएंट, और आप लोग को वो समझ आए, जो मैं बताना चाह रही हूँ आपको वही समझ में आए। ठीक है, तो the choice of medium depend on the interpersonal relationship between the sender and receiver and also on the urgency of the message being sent. तो
जो कम्युनिकेशन चैनल है या जो मीडियम है वो हम कैसे चॉइस करते हैं। जैसे हमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात आप बतानी है, मैसेज करना है, तो मैं और एक और बात आती है कि जो मेरा रिलेशन है वो क्या है आपसे। मान लो कोई मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मेरे टीचर है कोई, ठीक है, मेरे HOD सर हैं, तो मैं उनको एकदम से कॉल नहीं कर सकती, है ना। मुझे एक बार उनको एक मैसेज छोड़ना पड़ेगा कि सर मैं आपको कॉल कर सकती हूँ क्या, या फिर मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ठीक है। तो ये मेरे उस पे मतलब मैं मेरे उनके साथ रिलेशन क्या है इस पे ये डिपेंड करेगा। और दूसरा उस मैसेज की अर्जेंसी, मतलब वो कितना अर्जेंट है। अगर कोई बहुत अर्जेंट मैसेज है तो ऐसा हो भी सकता है कि मैं मैसेज एकदम उनको कॉल भी कर दूं सर को, ठीक है। तो ये मतलब हमें एक इफेक्टिव तरीका होना चाहिए, ये जो हमारा मीडियम हो कि वो इफेक्टिव हो, एकदम से रिसिपिएंट को समझ में आए, ठीक है। तो वो कैसा भी हो सकता है, ओरल, वर्चुअल, रिटन, साउंड, जेस्चर्स एक्सेट्रा आर सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड कम्युनिकेशन मीडियम्स, ठीक है। तो जैसे कभी कभी क्या होता है, हमने कोई मैसेज किया, ठीक है, मैसेज में बहुत ज्यादा ऐसा होता है, कॉल पे तो मैं आपको कुछ समझा रही हूँ तो आपको एकदम वही बात समझ आई, लेकिन मैसेज में क्या होता है, सामने वाला कुछ और इंटरप्रेट कर लेता है, ठीक है। जैसे मैंने एक नॉर्मल, जैसे अभी हम कंटेक्स्ट की बात कर रहे थे, है ना, मैंने एक आराम से बोला, ठीक है, एक मतलब एक अच्छे वे में बोला उनको कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, ऐसा मैंने बोला। तो सामने वाला वो कैसे इंटरप्रेट कर रहा है वो तो हम नहीं समझ सकते। अब क्या पता उन्होंने सोच लिया कि ये मुझे कैसे मना कर सकता है, ऐसा वो सोच सकते हैं, है ना। तो मतलब एक जो हमारा मीडियम है किसी भी मैसेज को देने का, वो एक इफेक्टिव होना चाहिए और रिसीवर एक सही से उसको इंटरप्रेट करे, करेक्टली इंटरप्रेट करे, ऐसा होना चाहिए हमारा चैनल या मीडियम, ठीक है। उसके बाद है मैसेज को जिस तरीके से रिसीवर को भेजा जाता है, ठीक है। संदेश भेजने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है उसे मीडियम कहते हैं। और यह आमने सामने जा सकता है, लेटर के द्वारा हो सकता है, ईमेल या टेलीफोन आदि माध्यम, चाहे जैसा भी हो, जिसके लिए मैसेज भेजा जा रहा है वह उस तक पहुंच जाए और उसे समझ में भी आ जाए, ठीक है। तो ऐसा हमें एक चैनल या मीडियम को चूज करना चाहिए। उसके बाद बात आती है रिसीवर की। अब आए आपकी बारी, ठीक है, सेंडर मेरी बारी खत्म हुई, अब आई आप लोगों की बारी। तो रिसीवर आप लोग हैं, ठीक है। तो द रिसीवर इज द पर्सन फॉर whom द मैसेज इज इंटेंडेड और टारगेटेड. He tried to comprehend it in the best possible manner such that the communication objective is attained. The degree to which the receiver decodes the message depends on his knowledge of the subject matter, experience, trust and relationship with the sender. तो जिसको आप सेंड कर रहे हो मैसेज, जिसके लिए संदेश भेजा जाता है, या संदेश को प्राप्तकर्ता जो है, मतलब रिसीवर जो है, तो प्राप्तकर्ता को चाहिए कि संदेश को प्राप्त करे और उसे समझने का प्रयास करे, ठीक है। कम्युनिकेशन प्रोसेस में सेंडर और रिसीवर दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो रिसीवर कौन है, आप लोग रिसीवर हो, और आप लोग जो मैं एक मैसेज आपको सेंड कर रही हूँ, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, तो आप उसको किस तरीके से डिकोड कर रहे हो, या फिर आपके नॉलेज पे वो भी डिपेंड करता है कि आप किसी बात को कितना समझते हो, ठीक है। अगर मान लो मैं ये जो अभी आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, ये मैं किसी 6th क्लास 7th क्लास के बच्चों को पढ़ाने लगूं तो वो तो पता नहीं क्या समझेंगे, इसको कुछ और समझ लेंगे, वो तो मतलब वो उनका एक समझने का लेवल अलग होगा, आप लोगों का अलग है। तो जो रिसीवर है, रिसीवर भी मतलब वैसे होने चाहिए जिसको हम सेंड कर रहे हैं, मतलब सेंडर जिसको सेंड कर रहा है वो भी ऐसा होना चाहिए कि वो समझ पाए उस चीज को, ठीक है। ये हुई रिसीवर की बात। उसके बाद डिकोडिंग। Here the receiver interprets the sender's message. Here the receiver interprets the sender message and try to understand it in the best possible manner
An effective communication occur only if the receiver understand the message in exactly way as it was intended by the sender. तो क्या है इसका मतलब? डिकोडिंग, डिकोड मतलब आप किस तरीके से उस मैसेज को आप उसको किस तरीके से डिकोड कर रहे हो, अपनी भाषा में आप किस तरीके से उसको समझ रहे हो, वही बात है इसमें। तो डिकोड का मतलब उस मैसेज को अपनी भाषा में समझना, जो मैसेज उसे प्राप्त हुआ है। ठीक है, मैंने जो मैसेज दिया है आप उसी को समझो। अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर संदेश को उसी रूप में समझना जिस तरह प्रेषक उसे समझाना चाह रहा है। ठीक है, तो डिकोड ये है कि आपने किस तरीके से किसी चीज को डिकोड करा, आपने उस मेरी बात को किस तरीके से समझा, ये है आपका डिकोडिंग। ठीक है, रिसीवर का काम है डिकोड करना मेरे मैसेज को। ठीक है, उसके बाद हम चले नेक्स्ट, ये है फीडबैक। तो फीडबैक क्या है? लास्ट प्रोसेस है ये। द फीडबैक इज द फाइनल स्टेप ऑफ द प्रोसेस that ensure the receiver has received the message and interpret it correctly as it was intended by the sender. It increases the effectiveness of the communication as it permits the sender to know the efficacy of his message. So the response of the receiver can be verbal or non-verbal. तो फीडबैक क्या है? एक फाइनल स्टेप है, फाइनल प्रोसेस है, जो क्या करता है, जो मैंने जो मैसेज किया, मैंने जो एनकोडिंग की, उसके बाद मैसेज आया आप लोगों के पास, आपने उसको डिकोड किया, उसके बाद आप मुझे जो आंसर करोगे, ठीक है, आपने जो समझा, रिसीवर ने जो समझा, उसके बाद आप मुझे जो एक मैसेज करोगे कि हाँ मुझे ये समझ में आया। मैं अभी आपसे पूछूंगी, आपका फीडबैक लूंगी कि आप लोगों को ये बात समझ में आई, आप लोगों ने समझा, तो आप लोग हाँ ना जो भी आप बोलोगे तो वो है मेरा फीडबैक। ठीक है, तो फीडबैक कम्युनिकेशन प्रोसेस का लास्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके बिना कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरी नहीं होती है। किसी भी मैसेज को जब रिसीवर की ओर से इस बात की पुष्टि होना कि उसने मैसेज को प्राप्त कर लिया है और उसे समझ लिया है, उसे फीडबैक या प्रतिपुष्टि कहते हैं। ठीक है, हेलो जी फीडबैक चाहिए मुझे अभी। समझ में आया आप लोग को ये पूरा प्रोसेस? यस मैम। जी मैम। अच्छा, नेक्स्ट हम एक बार देखें कि यहीं पे खत्म करें, आप लोग बताइए। मैम एक चीज और पूछनी थी मैम, जैसे सेंडर होता है वो एनकोड करेगा, रिसीवर डिकोड करेगा मैसेज, और फिर जो मीडियम होगा बीच में उसके बाद फीडबैक दिया जाएगा। तो मैम ये तो 5 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा ना मैम? ये किस में हो जाएगा? 5 स्टेप में? हाँ मैम। देखिए सेंडर है, आपने एनकोड किया, हमने डिकोड किया, जो मैसेज था आपने चैनल किया, आखिरी में हम फीडबैक दे रहे हैं, तो मैम ये 5 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए वैसे तो। हाँ, ये देखो ये कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा, अब आपको ये चीज समझ में आ गई पूरी, ठीक है, कि कौन सा किसके बाद आएगा। पहले सेंडर होगा, फिर इनकोड होगा, फिर मैसेज होगा, फिर उसके बाद रिसीवर होगा, डिकोड होगा, फीडबैक होगा। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ गई। अब कहीं कहीं पे क्या होगा, आपको ये क्वेश्चंस दे देंगे, ऐसे आपको एक दे दिया सेंडर रिसीवर की इनको सही क्रम में लगाओ, ऐसा दे दिया जाता है। ठीक है, अब वहां पे किसी किसी जगह तो आपको 5 ही स्टेप्स देंगे, किसी जगह 8 स्टेप दे देंगे, है ना, उसमें सब मीडियम चैनल सब जोड़ देंगे। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि स्टार्टिंग से लास्ट तक क्या होता है। तो आप लोग ये ऐसे भी लगा सकते हो आराम से, है ना। अगर 8 में आ गया तब भी आप लगा सकते हो, 5 में आया तब भी आप लगा सकते हो। ठीक है, तो ये स्टेप 7 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कुछ एक दो चीज को मिस कर सकते हैं तो वो 5 हो जाएंगे, ऐसा होता है। लेकिन आपको ये समझ आना चाहिए कि पहले क्या होता है उसके बाद क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार बन जाता है कि क्रम से लगाओ ऐसा। थैंक यू मैम। हाँ जी, अच्छा आगे बताओ, पढ़ाना है कि खत्म करना है यहीं पे? मैम यहीं पे ब्रेक कर दी।
ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया सब? बहुत सारे लोगों ने लेफ्ट कर दिया मीटिंग, है ना? ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कल से कि 1 घंटे में ही निपटे पूरा हमारा। और स्टार्टिंग में क्वेश्चन आंसर्स तो मैं करूंगी ही। ठीक है, चलिए, ठीक है, खत्म करते हैं फिर। हाँ जी, कौन थैंक यू कराएंगे? मैम। जी, वेलकम। कौन कराएंगे प्रेयर? आ जाइए। आ जाइए जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, संतोषी जी कराइए, प्रेयर कराइए। यस मैम। जी, सभी कमर एकदम सीधी करके बैठ जाएं। किसी एक ध्यानात्मक आसन का चयन करें। लंबी गहरी सांस ले और छोड़े। दोनों हाथों से चिन्ह मुद्रा का चयन कर ले। एक बार ओम चैंटिंग, उसके बाद शांति पाठ का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस। ओम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों से आपस में घर्षण करेंगे। अपने आंखों पे लगाएं। मुस्कुराते हुए आंख खोल लें। सभी को हरिओम। थैंक यू मैम। थैंक यू संतोष।